हाँ दोस्तों, दिस इज अंकित श्रीवास्तव। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑल इन न्यू चैनल लीगल श्री। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा नया पार्लियामेंट बनके तैयार हो चुका है, तो आइए थोड़ा सा आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक पार्लियामेंट का बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा भारत है ना। हमारे भारत का कल्चर, हमारे भारत का पूरा इतिहास इससे जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए, बात होती है कि अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो ओल्ड पार्लियामेंट को पहले समझा जाए। थोड़ा सा अगर आप इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझिएगा ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये न्यू पार्लियामेंट बनाने का आखिरकार मकसद क्या रहा, मोटो क्या रहा। चलिए बात करते हैं हम अपने पुराने पार्लियामेंट पे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 1927 में हमारे नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका था। आप सभी को पता है कि न्यू दिल्ली का वहां पे इनॉग्रेशन हुआ और उसी के साथ साथ पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन हो गया था। ठीक है, अब आते हैं हम 1956 में। 1956 में क्या हुआ, पार्लियामेंट जो था वो एक ही फ्लोर का था। यहाँ पे जरूरत हो रही थी, यानी कि समय की दरकार थी कि भाई यहाँ पे 2 फ्लोर और होने चाहिए। तो कुछ ऑफिसेस और डिपार्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए वहां पे 2 फ्लोर और बढ़ाया गया। अब देखिए, फिर कुछ समय के बाद ये डिमांड हुआ कि भाई एक लाइब्रेरी भी लगा देते हैं। तो 2002 में एक लाइब्रेरी भी लगा दी गई, क्योंकि उसमें काफी सारे बुक रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि ये कुछ यहाँ पे चैलेंजेस कैसे क्रिएट हुए, जो कि हमारे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी थे। देखिए, मैं अब बात करूंगा हमारे कुछ चैलेंजेस की। देखिए, हुआ क्या कि 2012 में ही राज्यसभा की एक मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया। एडजर्न कर दिया गया मतलब कि पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, 2012 में ही आपको पता होना चाहिए कि हमारी लोकसभा की स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। जी हाँ, उन्होंने एक इशू उठाया कि भाई हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग को रिनोवेशन की जरूरत है। उस समय तो भाई उनका उन्होंने ये जो कदम उठाने की कोशिश की, बहुत आगे बढ़ नहीं पाया। हाँ, लेकिन 2015 में सुमित्रा महाजन, जो कि हमारी लोकसभा की स्पीकर थी, उन्होंने इस मुद्दे को काफी ज्यादा सीरियसली लिया और उन्होंने इस मुद्दे को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अफेयर्स में को भेज दिया कि भाई आप ऐसा करो कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के बारे में सोचो और अपनी राय यहाँ पे बताइए कि भाई कैसा होना चाहिए, सारा सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए आगे आने वाला, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद बात करेंगे कि हम 2020 में अंततः इतने प्रयासों के बाद 2020 में हमारे नए पार्लियामेंट का कॉर्नर स्टोन, यानी कि कॉर्नर स्टोन वहां पे रखा गया और यहाँ पे यहीं से हमारे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत कर दी गई। और आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए महज 2.5 सालों में, यानी कि 2023 के अभी हम लोग 28 मई को इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो 28 मई तक में अभी तो मतलब आप समझ सकते हो कि जब इनॉग्रेशन कल करने वाले हैं, मतलब कि 28 मई, हाँ मैं 27 मई को ही वीडियो बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि ये महज 2.5 साल के पीरियड में, मैं एक बात बता दूं आपको, 2020 के दिसंबर महीने में वहां पे कॉर्नर स्टोन रखा गया था। अब देखिए, हमारा जो नया पार्लियामेंट है उसमें क्या कुछ चेंजेस हैं और क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं। हालांकि सारे पॉजिटिव ही चेंजेस हैं, नेगेटिव क्या होगा इसमें, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारे नए पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया गया, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ही हमारे नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा दिया गया। दूसरा, देखिए पहले प्रॉब्लम क्या होता था कि लोग डिफरेंट एरिया से आते थे, तो डिफरेंट जगह से आने के कारण वो अपने डायलेक्ट्स बोलते थे, यानी कि अपना जो लोकल लैंग्वेज उसको बोलते थे। तो हालांकि पार्लियामेंट में अभी भी सिस्टम, यानी कि ओल्ड पार्लियामेंट में अभी भी सिस्टम है कि वहां पे एक ट्रांसक्रिप्टर रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब जो सिस्टम होगा वो और ज्यादा मॉडिफाइड हो जाएगा। होगा क्या कि ये ऑडियो विजुअल इफेक्ट दे देगा आपको, है ना। ऑडियो विजुअल इफेक्ट कैसे देगा, जैसे कि अगर किसी ने कुछ बोला तो ऑटोमेटिकली उसके आवाज को वहां पे ट्रांसक्रिप्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि उसके लैंग्वेज को ट्रांसक्रिप्ट कर दिया जाएगा, जो कि हमारे पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो यहां तक तो आप समझ ही गए। अब देखिए, तीसरा फायदा क्या होने वाला है। तीसरा फायदा ये होने वाला है कि पहले जो लाइब्रेरी थी उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में, यानी कि ई लाइब्रेरी बनाने वहां पे बन के तैयार हो चुका है। वो हालांकि काफी सारे डिजिटल गैजेट से इक्विप्ड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहां तक तो आपने समझ लिया कि नए पार्लियामेंट का फायदा क्या होगा। साथ ही साथ आप ये भी समझो कि हमारे नए पार्लियामेंट में कुछ एक यूनिक स्कल्पचर क्या आने वाला है, मैं आपको बताता हूं। यूनिक स्कल्पचर क्या आने वाला है मैं बताता हूं आपको। देखिए, हुआ क्या था, चोला डायनेस्टी के समय में जब वहां पे किंग्स को, मतलब कोई नए किंग आते थे और उनको हेड ऑफ स्टेट बनाया जाता था, है ना, यानी कि अपने टेरिटरी की अथॉरिटी दी जाती थी। तो एक स्कल्पचर जो कि गोल्ड का बना होता था, उसको एक सिंबल के तौर पे दिया जाता था कि हाँ भाई अब आप ही राजा हो और इस टेरिटरी के नए हेड ऑफ स्टेट आप ही हो। तो कुछ वैसा ही किया जाएगा। और एक बात बताऊं आपको, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो लॉर्ड
लॉर्ड माउंटबेटन ने, यानी कि उस समय के वॉइसरॉय, हमारे आखिरी वॉइसरॉय जो कि इंग्लिश थे यानी कि ब्रिटिश थे, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को वो स्केप्टर दिया था और वो बोला था उन्होंने कि भाई अब सारी जिम्मेवारी आपकी है और आप पूरे देश को आप ही संभालिए। तो ठीक वैसा ही अभी तक ये किया नहीं गया भारत के इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन अब ये किया जाएगा और हमारे नए पार्लियामेंट के जहां पे स्पीकर बैठेंगे उसी के बगल में इस स्केप्टर को रखा जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके नए पार्लियामेंट के कुछ फीचर्स, कुछ नए खासियत। अब हम बात करते हैं कि देखिए नया पार्लियामेंट सिर्फ नया पार्लियामेंट बिल्डिंग के तौर पे नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये पूरा भारत है। ये हमारी उम्मीदों का एक नमूना आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ऐसा यहाँ पे सोचा जा रहा है और इसकी कल्पना की जा रही है कि भाई हमारे नए पार्लियामेंट से एक नया उमंग और जोश आएगा। और अब जो काम होगा यहाँ पार्लियामेंट में, क्योंकि सारा कुछ डिजिटाइज होने वाला है और सारा कुछ न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो लेजिस्लेशन में भी ज्यादा दिक्कत